बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नए आने वाले स्टूडेंट्स को वेरी वार्म वेलकम और हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम CS610P यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब या उसके प्रैक्टिकल्स के फाइनल टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन के सिलसिले में MCQs के सेक्शन को रिवाइज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें से हमने कुछ मिला के 50 क्वेश्चंस का एक फुल सेट बनाया है। हमारी कोशिश होगी कि आप भी जितने कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हम 50 क्वेश्चंस में आपको रिव्यू भी कराएं और कोशिश करें कि अगर आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से रिव्यू कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आप अपने MCQ सेक्शन को 100% अच्छा अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए फिर क्विकली स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन IP एड्रेस। देखिए, जैसे किसी घर को एक कॉलोनी में एक नंबर अलॉट होता है और कोई भी मेल या पार्सल या कुरियर उसको डिलीवर किया जा सकता है, ऐसे ही नेटवर्क के ऊपर जितने भी डिवाइसेस होते हैं दुनिया भर में उन सबको एक यूनिकली आइडेंटिफायर यानी IP एड्रेस मिलता है ताकि उनको कोई भी डेटा मिल सके या उनको सेंड किया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारी बी ऑप्शन है वो ये कह रही है कि आइडेंटिफाई ए डिवाइस ऑन ए नेटवर्क लॉजिकली, यानी एक नेटवर्क के ऊपर एक डिवाइस को जो आइडेंटिफिकेशन मिलती है लॉजिकली वो हमारा एक IP एड्रेस होता है। तो यहां से हमारी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होती है। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट मैक एड्रेस इज करेक्ट। मैक एड्रेस आपको पता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल को बोला जाता है। देखिए, जब हम नेटवर्क की बात करेंगे तो हमारे पास दो तरह के एड्रेसेस होते हैं, एक फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस जिसको आप मैक एड्रेस भी बोलते हैं, और एक होता है आपके पास प्रोटोकॉल एड्रेस जिसको IP एड्रेस भी आप लोग बोलते हैं। ये जो मैक एड्रेस होता है ये बेसिकली जब हार्डवेयर बनाती है कंपनी तो वो आपके डिवाइस को, चाहे वो कंप्यूटर हो, स्विच हो या फिर राउटर हो, उनको असाइन कर देती है और आमतौर पर ये 48 बिट्स का होता है। और ये मैक एड्रेस जो होता है ये ग्लोबली यूनिक होता है, चाहे वो कोई कंप्यूटर है, चाहे इवन आपका मोबाइल है, चाहे कोई राउटर है, स्विच है, कोई भी चीज है, तो ये ग्लोबली यूनिक होता है। तो हमारी सी ऑप्शन ये कह रही है कि मैक एड्रेस बेसिकली इज ग्लोबली यूनिक हार्डवेयर एड्रेस। Okay, navigating to question number 3, IP version 4 addresses consist of। तो हमें पता है हमारा IP वर्जन 4 जो IP एड्रेस होता है वो 4 बाइट्स का होता है। ये देखिए एक एग्जांपल हमने लिखी हुई है यहाँ पे, 4 जो नंबर हैं या जो डिजिट्स हैं वो डॉटेड डेसिमल हैं, यानी उन चारों के दरमियान आप डॉट्स देखते हैं, यही IP एड्रेस लिखा जाता है कि फर्स्ट ऑक्टेट डॉट सेकंड डॉट थर्ड एंड डॉट फोर्थ, और हर ऑक्टेट जो है वो 1 बाइट की होती है। तो यूं हम बात करें तो एक IP एड्रेस जो है वो 4 बाइट का होता है या फिर 32 बिट्स का। क्वेश्चन नंबर 4, विच एड्रेस इज यूज फॉर लूप बैक टेस्टिंग। तो शायद आपने ये पढ़ा होगा कि TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट को वेरीफाई करने के लिए आपकी सिस्टम में एक ऑप्शन होती है कि आप उसको चेक कर सकते हैं स्टैक को कि वो इंस्टॉल है या नहीं है, या प्रॉपरली काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, इसको चेक भी कर लेते हैं। देखिए, आप पिंग करते हैं अपने लूप बैक एड्रेस को और वो क्या होता है 127.0.0.1। अगर आपका TCP/IP प्रोटोकॉल स्वीट आपकी विंडोज के ऊपर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड भी है और वो काम भी कर रहा है तो आपको पिंग रिप्लाई मिलता है जो कि आप 127.0.0.1 को करते हैं। और अगर इसमें कोई खराबी या कोई मसला हो तो फिर आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा। ये क्या है, हमारे अपने ही एक प्रोटोकॉल स्वीट को हमने चेक किया है और वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड है। इसी को कहते हैं कि कंप्यूटर अपने आप को बेसिकली एक पिंग मैसेज भेजता है और अगर प्रोटोकॉल स्वीट इंस्टॉल्ड है तो उसको फिर रिप्लाई मिलता है। तो यूं यहां से करेक्ट ऑप्शन हुई हमारी 127.0.0.1 की ये हमारा क्या है, लूप बैक एड्रेस है। मैक एड्रेस ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ OSI मॉडल, या OSI मॉडल के अंदर मैक किस लेयर पे काम करती है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, अगर हम OSI मॉडल की बात करें तो ये सेकंड लेयर के ऊपर होती है, लेकिन अगर आपने याद रखना है TCP/IP मॉडल की हम बात करें तो ये कहाँ पे होता है, नेटवर्क एक्सेस लेयर जो आपकी फर्स्ट लेयर होती है। इन दोनों में थोड़ा सा आपने डिफरेंशिएट कर लेना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि OSI मॉडल, उसके लिहाज से आपने बताना है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये डेटा लिंक लेयर पे काम करती है जो आपकी OSI मॉडल की लेयर 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पिंग यूजेस विच प्रोटोकॉल। पिंग जो मैसेज हम भेजते हैं, अभी हमने लूप बैक एड्रेस को भी वेरीफाई किया है, तो वो पिंग जो है वो कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। प्रोटोकॉल आपको पता है नेटवर्क की दुनिया में पैगाम भेजने के लिए, डेटा सेंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम आसान लफ्जों में प्रोटोकॉल्स बोल देते हैं।
तो एक जो पिंग होता है यानी पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर भी इसको कहते हैं, ये किस प्रोटोकॉल को यूज करता है? उसको हम कहते हैं आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहां से हमारी आईसीएमपी वाली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। Navigating to question number 7. What does TTL represent in a ping reply? अभी हमने खुद भी चेक किया था कि हमारे पास जो पिंग हमने किया था अपने सिस्टम को ही, उसमें एक ऑप्शन आ रही होती है हमारे पास TTL, ये दिखेगा 128 और समथिंग। फॉर एग्जांपल हम अपनी यूनिवर्सिटी की ही साइट को पिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास ये देखिए TTL आ रहा 116। इससे क्या मुराद होती है? देखिए, ये कहा जाता है कि एक जगह से नेटवर्क में दूसरी जगह मैसेज भेजने के लिए दरमियान में कितने राउटर्स आते हैं, इनको हम कहते हैं हॉप्स। फॉर एग्जांपल, इस राउटर ने यहाँ पे कोई नेटवर्क लगा हुआ है, वहां पे कोई पीसी पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से मैसेज भेजना है हमने, इस जगह से मैसेज भेजना है इस पीसी को। तो क्या करेंगे, यहाँ से जब यहाँ मैसेज आएगा, ये इसको हम कहेंगे एक हॉप हो गया। फिर यहाँ से मैसेज यहाँ आएगा, ज़ाहिर बात है इधर से हम ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरा हॉप आ गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे पड़ा हुआ ये नेटवर्क। ठीक है, तो हम अपनी जो एग्जांपल अभी देख रहे थे vu.edu.pk में, उसमें आप देख सकते हैं कि डिटेल कितना है 116। इसका मतलब ये है कि अगर हमने vu.edu.pk को एक पिंग मैसेज भेजा है, तो इतने हॉप्स तक ये मैसेज हमारा जा सकता है। अगर उसको vu.edu.pk वाला सर्वर नहीं मिलता, तो ये वाला पैकेट हमारा नेटवर्क पे ड्रॉप हो जाएगा। टीटीएल का मतलब क्या होगा कि इससे पहले आपका पैकेट ड्रॉप किया जाए, आपका पैकेट कितने हॉप्स को ट्रैवल कर सकता है या कितने हॉप्स उसको अलाउड हैं कि उसको नेटवर्क पे ड्रॉप किया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, इन द पिंग कमांड आउटपुट व्हाट डज द रिक्वेस्ट टाइम आउट इंडिकेट? फॉर एग्जांपल, आप किसी भी नेटवर्क पे किसी वेबसाइट को, किसी सर्वर को या किसी होस्ट को कोई भी पिंग मैसेज जब भेजते हैं, तो बसा औकात क्या होता है, आपके पास रिक्वेस्ट टाइम आउट का मैसेज आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली आपका नेटवर्क थ्रू नहीं है, या वो सर्वर अवेलेबल नहीं है, या आपकी कनेक्टिविटी को फॉल्ट है, कोई मसला है। तो पूछा गया है, ये जो रिक्वेस्ट टाइम आउट है, ये बेसिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो अगर तो हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, अगर तो हम उस सर्वर तक नहीं पहुंच पा रहे, या फिर हमारा मैसेज चला गया और वो सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो असल में क्या हो रहा है, पैकेट हमें वापस नहीं मिल रहे, पैकेट लॉस हो रहे हैं, या सर्वर या वो होस्ट जिसको हमने पिंग मैसेज भेजा है वो नेटवर्क पे अवेलेबल नहीं है, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा। तो बी ऑप्शन यहां से करेक्ट होगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रेस राउट प्राइमरली हेल्प टू। अब ट्रेस राउट एक कमांड होती है, देखिए इस लफ्ज को थोड़ा सा ब्रेक कीजिएगा, एक होता है ट्रेस और एक है राउट। इसका मतलब ये है कि आपने कहीं जाना है, तो आप रास्ते को देखते जा रहे हैं कि कहां से कहां तक आपने कैसे जाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट है और हमने उसको किया हुआ है ट्रेस राउट, ये देखिएगा ये ट्रेस राउट। ठीक है, ये वाली एक एग्जाम्पल हमने की हुई है pu.edu.pk। तो यहाँ तक हम एक्चुअली इस जगह पे हैं, पॉइंट नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया है, और यहाँ पॉइंट नंबर 12 के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ तक हम आए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आने तक आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए से होके आ रहे हैं, देख रहे हैं मुख्तलिफ सर्वर, मुख्तलिफ कनेक्शन, राउटर, और यहाँ पे एटलीस्ट आप पहुंचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर से pu.edu.pk तक पहुंचने तक दरमियान में कितने रास्तों से, कितने राउटर से होते हुए गए हैं। ठीक है, ये बताता है कि आपने जब एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेस राउट करना है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका वो पार्ट कौन सा था, कितने हॉप्स दूर है वो आपसे, वो सर्वर, वो मशीन, या वो फिर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफॉल्ट पिंग टाइम आउट इन विंडोज इज अप्रोक्सीमेटली। पूछा गया है कि विंडोज में जो टाइम आउट है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। ठीक है, 1 2 4 या 10 सेकंड्स। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये 4 सेकंड होता है, आपने पढ़ा भी होगा थ्योरेटिकली, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज में आप किसी भी सर्वर को या पिंग करते हैं या पिंग का मैसेज भेजते हैं, और 4 सेकंड तक आपका कंप्यूटर वेट करता है। अगर वो रिप्लाई नहीं आता, तो फिर आपका कंप्यूटर क्या प्रिंट कर देता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। एक और पिंग मैसेज भेजता है, अगेन 4 सेकंड वेट करता है, रिप्लाई नहीं आता, तो फिर वो दोबारा क्या कर देता है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। सो दिस इज ऑल, ये 4 मैसेज आए, आप अंदाजा कर सकते हैं कि 16 सेकंड्स के बाद यहाँ पे फिर आपको पता चला है कि यहाँ पे 100% पैकेट लॉस हुए हैं। 4 भेजे थे और चारों ही अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गए हैं। देखिए सेंट लिखा हुआ 4 और लॉस भी 4। तो पिंग डिफॉल्ट टाइम आउट क्या है विंडोज में, 4 सेकंड्स।
क्वेश्चन नंबर 11, अ रिपीटर ऑपरेट्स एट विच लेयर ऑफ ओएसआई? यानी रिपीटर क्या होते हैं हमें पता है। जब आप या मैं कोई भी अपने सिस्टम से, कंप्यूटर से, किसी एक डिवाइस से किसी सर्वर को या किसी डेस्टिनेशन पे कोई डेटा भेजते हैं तो एक लिमिट होती है हर एक कम्युनिकेशन मीडियम की। बसाओ का क्या होता है कि वो जब लिमिट रीच हो जाती है तो हमारे सिग्नल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू हो जाते हैं। हमें दरम्यान में एक डिवाइस ही होता है जो हमारे सिग्नल्स को रिसीव करता है और एक दफा फिर उनको एम्पावर कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, ठीक है, उनको री एनर्जाइज कर देता है और दोबारा फिर उन एम्पलीफाइड सिग्नल्स को हम अपनी डेस्टिनेशन तक भेज सकते हैं। ये काम हमारा कौन करता है? नेटवर्क डिवाइस है जिसको हम कहते हैं रिपीटर। पूछा गया ये किस लेयर पे काम करता है, तो शायद आपने पढ़ा होगा हब और रिपीटर जो है ये लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। तो यहाँ से हमारी ऑप्शन जो है वो थर्ड करेक्ट होगी। Okay, so navigating to question number 12, which device broadcast incoming frames to all ports? एक डिवाइस है जो फ्रेम उसको मिलता है वो सारे डिवाइसेस को क्या कर देती है? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है? आसान लफ्जों में, आप क्लास में एंटर हुए हैं और खड़े होकर डाइस पे आपने एक पैगाम दे दिया है, सारे लोगों ने सुन लिया है, तो ये क्या हुआ? ब्रॉडकास्ट। तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि नेटवर्क डिवाइसेस में एक हब एक ऐसा डिवाइस है कि अगर कोई भी एक मैसेज उसको मिलता है तो वो क्या करती है? वो सारे डिवाइसेस तक जितने भी उसके साथ कनेक्टेड हैं उनको वो भेज देती है या ब्रॉडकास्ट कर देती है। तो हब इज द डिवाइस दैट ब्रॉडकास्ट अ फ्रेम जो उसको रिसीव होता है टू ऑल पोर्ट्स या कनेक्टिंग डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 13, विच डिवाइस सेपरेट्स द कोलिजन डोमेन? अब कोलिजन डोमेन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है? अभी हम बात कर रहे थे कि हब ने एक पैकेट लिया, उसने सबको भेज दिया, तो एक ही कोलिजन डोमेन होगी। लेकिन ऐसा करने से हर वक्त क्या होगा? नेटवर्क में एक तूफान सा मचा रहेगा। तो स्विच बहुत इंटेलिजेंट डिवाइसेस हैं, वो क्या करते हैं? हर कंप्यूटर को आइसोलेट कर देते हैं। ये देखिएगा जरा, यहाँ पे स्विच ने इसको आइसोलेट कर दिया, यहाँ पे राउटर ने इसको आइसोलेट कर दिया और इसी तरह इस स्विच ने फिर ये जो थर्ड वाला सिस्टम है या PC3 इसको भी आइसोलेट कर दिया। यूं क्या होगा? अगर सिस्टम 2 ने कोई पैकेट सिस्टम 3 को भेजना होगा तो वो सिर्फ इधर ही आएगा, वो बाकी किसी और को नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर सिस्टम 5 ने सिस्टम 6 को मैसेज भेजना होगा तो सिर्फ उसको ही मिलेगा, बाकी हर किसी को नहीं मिलेगा। तो यूं ये जो तूफान वाली कैफियत है वो यहाँ स्विच में नहीं होती। इसको इसलिए कहते हैं कि ये कोलिजन जो डोमेन है इनको सेपरेट कर देता है, ठीक है। स्विच इज वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस। तो ये काम कौन कर रहा है? हमारा स्विच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, अ स्विच फॉरवर्ड्स फ्रेम बेस्ड ऑन? स्विच के पास क्या चीज होती है कि जिसकी बुनियाद पे वो फ्रेम्स को फॉरवर्ड करता है? यानी एक फ्रेम उसको मिला तो उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि वो फ्रेम किसकी तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमने दिखाया है कि ये PC3 है, ये PC1 को यानी इस PC को कोई रिप्लाई करना चाहता है। हो सकता है PC1 ने उसको पिंग किया हो, अब उसका रिप्लाई आ रहा है। स्विच के पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस टेबल। स्विच ने अपने मैक एड्रेस टेबल में देखा कि PC1 की तरफ ये इंफॉर्मेशन जानी है। स्विच ने देखा कि PC1 उसकी किस पोर्ट पे कनेक्टेड है? फास्ट इथरनेट 01। तो उसने क्या किया? ये जो पैकेट उसको मिलेगा यहाँ से, ये सिर्फ PC1 को राउट कर देगा, ये और किसी को नहीं भेजेगा, ठीक है। यही हम बात पहले करके आए हैं कि स्विच जो है वो कोलिजन डोमेन को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं या फिर आइसोलेट कर देते हैं, ठीक है। दे सेंड फ्रेम और दे फॉरवर्ड फ्रेम ओनली टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्विच फॉरवर्ड फ्रेम बेस्ड ऑन दी मैक एड्रेस। स्विचेस में मैक एड्रेस पड़े होते हैं और लैन के ऊपर सारी कम्युनिकेशन आप जानते हैं मैक एड्रेसेस की बुनियाद पे हुआ करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राउटर्स मेक फॉरवर्डिंग डिसीजंस यूजिंग डैश। जैसे स्विच के अंदर अभी हमने देखा कि एक टेबल होता है जिसको हमने कहा मैक एड्रेस टेबल या मैक टेबल, ऐसे ही राउटर्स ने क्या करना होता है? नेटवर्क के ऊपर पैकेट्स को फॉरवर्ड करना होता है। स्विच याद रखिएगा फ्रेम्स को फॉरवर्ड करते हैं, राउटर्स पैकेट को फॉरवर्ड करते हैं। तो राउटर ने अगर पैकेट फॉरवर्ड करना है तो राउटर को देखना पड़ेगा ना कि मैंने किस नेटवर्क को फॉरवर्ड करना है और वो नेटवर्क कहाँ एडजस्ट करता है। राउटर्स के पास क्या होता है? राउटिंग टेबल होते हैं, जो हमने दिखाने की कोशिश कीजिए। ये देखिएगा नीचे इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है कि किस नेटवर्क से कैसे जाना है उसने। तो आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं इस सारी चीज को समराइज करते हुए कि राउटर्स पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं और ये डिसीजन किस बेस पे करते हैं? जो उनकी राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक है। सो राउटर्स आर राउटिंग टेबल, दे फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन देयर राउटिंग टेबल्स।
क्वेश्चन नंबर 16, अ गेटवे इज मेनली यूज्ड टू, एक डिवाइस हमने पढ़ा होगा शायद, गेटवे, वो पूछा गया कि किस लिए यूज होता है, राइट। राउटर्स और गेटवे तक काफी हद तक सिमिलर काम करते हैं। राउटर्स आमतौर पे सेम प्रोटोकॉल्स को या सेम प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो प्रोटोकॉल्स डिफरेंट हैं दो नेटवर्क्स के अंदर, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे फिर हमारे पास गेटवेज अवेलेबल है। इस डायग्राम को देखने की तरह कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास कोई डेटा पैकेट आता है और गेटवे वो देखता है कि ये जो डेटा आया है बेसिकली प्रोटोकॉल कौन सा है, और वो ये डिसाइड करता है कि जो डेस्टिनेशन है वो प्रोटोकॉल कुछ और यूज करती है। तो इसका मतलब ये है कि उसने फिर डेस्टिनेशन के लिहाज से उस प्रोटोकॉल को कन्वर्ट कर दिया। सो गेटवे क्या करते हैं, दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं सेंडर का प्रोटोकॉल और है, रिसीवर का प्रोटोकॉल और है। इफ देयर इज अ नीड टू कन्वर्ट दी प्रोटोकॉल, सो दे आर एबल टू डू दैट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं गेटवेज ट्रांसलेट प्रोटोकॉल्स फ्रॉम वन टू अनदर। 17, RG11 केबल इज यूज्ड टू, आपने शायद देखी हो कुछ, जैसे आपके घर के अंदर केबल की कुछ तार होती है, ये केबल से मुराद आमतौर पे हम केबल कह देते हैं जो घर में टीवी के लिए तार लगी होती है, दैट इज कॉल्ड केबल। जिसे आप कहते हैं केबल हमारी खराब है, केबल हमारी आ नहीं रही, आज आम कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। तो ये पूछा गया कि ये जो RG11 केबल है ये किस लिए यूज होती है। तो ये 10 बेस 5 की जो लैंस होती हैं या लोकल एरिया नेटवर्क्स होते थे पहले, इनफैक्ट अब तो बहुत कम है, उनमें यूज होती थी। Question number 18. Maximum segment length of RG58 cable is. RG58 केबल भी बिल्कुल ऐसी जैसे RG11 होती है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप फर्क देखें तो RG11 थोड़ी सी थिक हुआ करती थी, जिसको आप कह सकते हैं थोड़ी सी मोटी है, राइट, आप देख सकते हैं। और जो 58 है वो कदरे स्लिम है। तो पूछा गया कि मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ कितनी हो सकती है, यानी कितनी लंबाई तक ये RG58 जो केबल है उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, या कितनी ज्यादा वो स्ट्रेच हो सकती है कि उसके बाद आपको कोई या मुझे हमें कोई रिपीटर लगाना पड़ता है या कोई और डिवाइस कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये 185 मीटर होती है। RG58 केबल कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 185 मीटर, और उसके बाद फिर वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ रिपीटर और सम अदर डिवाइस टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द segment or the local area network. Question number 19. Which connector is used with coaxial ethernet? Coaxial ethernet आपने देखी होगी, यानी वो लोकल एरिया नेटवर्क जो कि coaxial केबल को यूज करके बनाया जाता है, उसको आमतौर पे coaxial ethernet कहा जाता है या फिर कहा जाता था। तो पूछा गया कि इस कोएक्सियल ईथरनेट में कनेक्टर कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये देखिए हमने दिखाने की भी कोशिश की है कि बेसिकली क्या है, BNC कनेक्टर हैं, और आपने जरूर पढ़ा होगा थ्योरेटिकल पोर्शन में भी, और आपकी प्रैक्टिकल लैब्स के जो डिवाइसेस का सेक्शन है उसमें जरूर पढ़ा होगा कि दीज यूज BNC कनेक्टर्स। 20 है, ट्विस्टेड पेयर केबल मैक्सिमम लेंथ इज यूजुअली। आजकल हमने घरों में आपने देखा होगा या फिर ऑफिस में इस तरह की ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, जो कि एक RJ45 कनेक्टर होता है जो कि हमारे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के पीछे लगा होता है, और उससे हमें फिर लोकल एरिया नेटवर्क या फिर नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलती है। तो पूछा गया है इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, 100 मीटर। 21, फाइबर ऑप्टिक केबल ट्रांसमिट्स डेटा यूजिंग डैश, यानी फाइबर ऑप्टिक के अंदर डेटा किस फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो वी नो कि फाइबर ऑप्टिक केबल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि दरमियान में कोर होता है बेसिकली, और उसके बाद फिर क्लैडिंग होती है, और एंड पे फिर कोई इंसुलेटर मटेरियल होता है जिसको यहाँ पे बफर की शक्ल में दिखाया गया है। होता क्या है कि जो डेटा हमने भेजना होता है थ्रू फाइबर ऑप्टिक, वो बेसिकली लाइट पल्सेस होती हैं। ये लाइट पल्सेस जैसे ही ट्रांसमीटर से निकलती हैं और इसके अंदर ट्रैवल करती हैं, आपने इंटर में या फिर मेट्रिक में जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने ये रूल पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट इस सरफेस पे पड़ी, रिफ्रैक्ट हो गई, उसने अपना रास्ता चेंज किया, और ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, ठीक है, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है अंटिल के सोर्स से लेकर डेटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्सेस ट्रांसमिट हुआ करता है। क्वेश्चन नंबर 22, राउटिंग रेफर्स टू, अभी हमने बात की थी स्विचिंग का मतलब क्या होता है कि स्विच एक फ्रेम को दूसरी जगह भेज रहा है, जबकि राउटिंग से क्या मुराद होगी, राउटर्स पैकेट्स को एक जगह से यानी सोर्स से डेस्टिनेशन को डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे ये क्लाइंट है और हो सकता है इसने कोई एक ईमेल मैसेज भेजना हो, किसको,
किसी और सर्वर को, किसी और मशीन को, ठीक है। तो क्या होगा, ये पहले पैकेट यहाँ पे आएगा, ये राउटर R5 डिसाइड करेगा कि इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाए, कौन सा राउट यूज किया जाए। देयर आर टू ऑप्शन, द फर्स्ट इज थ्रू R3, द सेकंड इज थ्रू R4। अब ये एक लंबी बहस है, लेकिन मुख्तसर मैं ये कह दूं कि ये राउटर्स बहुत सारी चीजों के ऊपर डिसाइड करते हैं, जिनको आप मैट्रिसेस कहते हैं। वेट भी कहा जाता है, लिंक की बैंडविड्थ भी कहा जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये राउटर डिसाइड करते हैं कि इन दोनों राउट्स में से बेहतर कौन सा होगा, राइट। तो अभी हमने इससे पहले देखा था कि राउटर्स के पास राउटिंग टेबल्स हुआ करते हैं, और एक पैकेट एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक किस रास्ते से जाना चाहिए, वो नेटवर्क कितनी दूर है, दरमियान में किस किस हॉप या राउटर से होकर हमने जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में पड़ी होती है। तो हम कह सकते हैं कि राउटिंग का मतलब क्या होगा कि एक राउटर ने एक पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करना है या फिर उसको ट्रांसफर करना है। तो हमारी सी ऑप्शन ये कह रही है कि पैकेट फॉरवर्डिंग बिटवीन नेटवर्क्स, यानी राउटिंग का क्या मतलब होगा, एक नेटवर्क से लेकर दूसरे नेटवर्क तक पैकेट को फॉरवर्ड कैसे किया जाता है, ठीक है। और ये डिसीजन कैसे होता है, बेस्ड ऑन द राउटर्स राउटिंग टेबल। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23, विच इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। अब कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, इससे पहले मैंने एक दफा जिक्र किया है कि प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, कि दुनिया भर में जो डिवाइसेस हैं वो डेटा कैसे भेजेंगे, कैसे रिसीव करेंगे, इस चीज को हमने कहा था ये क्या होता है, स्टैंडर्ड या फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स वो होते हैं जो एक तो ये डिसाइड करते हैं कि किस रास्ते से पैकेट जाएगा, और दूसरा वो एक दूसरे के साथ बात करके बताते हैं कि मेरे पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, दूसरा राउटर कहता है मेरे पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, तो वो एक्सचेंज भी करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो आईपी तो राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, आरबी नहीं है, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये भी राउटिंग प्रोटोकॉल तो नहीं है। आईसीएमपी अभी हमने बात की, ये तो पिंग यूज करता है इंफॉर्मेशन या एरर मैसेजेस के लिए, पिंग उसकी एग्जांपल हमने की थी। ओएसपीएफ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, अलबत्ता ये राउटिंग प्रोटोकॉल है। राउटर्स इस प्रोटोकॉल को यूज करते हैं और एक दूसरे को बताते हैं कि मेरे पास इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, अगर आपने इस नेटवर्क को डेटा भेजना होगा तो आई लेट यू नो देन कि आप कैसे इसको फॉरवर्ड करें। ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क है 10.1.1.0, R2 ने इसको भी बता दिया कि मेरे पास ये नेटवर्क है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिए तो। और इसी तरह R3 ने R1 को भी बता दिया कि मेरे पास ये वाला नेटवर्क है 10.1.1.0। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स यानी राउटिंग प्रोटोकॉल एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क्स हैं या इन नेटवर्क्स तक जाने का रास्ता हमें पता है। तो जब ये एक दूसरे के साथ, दुनिया भर के राउटर्स एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो यूं हमारे पैकेट्स जो हैं वो इंटरनेट पे या नेटवर्क पे ट्रैवल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा सा उससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट का मैं कोशिश करता हूँ उसको जरा आसान समझाने की या करने की। 24 ये कहता है कि आपके पास राउटेड प्रोटोकॉल कौन से होते हैं, वो प्रोटोकॉल दूसरे लफ्जों में जो बेसिकली डेटा कैरी करके लेके जाते हैं। तो आप ये समझिए कि एक बंदा गाड़ी पे जा रहा है और गाड़ी के अंदर जो है वो गूगल मैप उसने ऑन किया हुआ है एंड्रॉइड के ऊपर, वी यूज एवरी डे। तो जो गूगल मैप है जो बता रहा है कि किस किस रास्ते से जाना है गाड़ी को लेके, वो क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। और गाड़ी जो मुझे आपको कैरी कर रही है वो क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल है। यहाँ इसमें देखिएगा रिप जो है वो क्या है, वो गूगल मैप है, वो बताता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इसको कहते हैं कि किस रास्ते से जाना है, तो ये भी रास्ता बता रहा है। ओएसपीएफ अभी हमने कहा ये राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये रास्ता बता रहा है। EIGRP, ठीक है, ये भी क्या है, राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये भी रास्ता बताता है। So all three are the routing protocols. अलबत्ता IP वर्जन 4 या सिंपल IP जब हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, दिस इज अ राउटेड प्रोटोकॉल। ये इनफैक्ट डेटे को लेके जाता है जो मैं और आप सेंड करते हैं, ठीक है। दिस इज द कार दैट इज कैरिंग यू एंड आई। OSPF, RIP and EIGRP, these are Google Maps. These are routing protocols. They are indicating कि रास्ता कौन सा इस्तेमाल करना है। असल में अगर हम देखें तो आईपी का जो हम पैकेट देखते हैं उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहली बुनियादी चीज क्या होती है, डेटा या फिर पेलोड। तो डेटा या फिर पेलोड कौन लेके जा रहा है, आईपी वर्जन 4, और यही हमारा क्या हुआ, राउटेड प्रोटोकॉल। 25, स्टैटिक राउटिंग इज। स्टैटिक राउटिंग ऐसी है कि आपको मुझे नेटवर्क के ऊपर या राउटर के ऊपर जाके खुद लिखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, आई एम इन राउटर ए
और मैंने ये 172.16.1.0 इस नेटवर्क के कंप्यूटर्स को मैंने एक्सेस कर रहा है। तो मैं अपने राउटर ए को बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या करो, इस नेटवर्क तक अगर आपको जाना हो तो सीरियल 000 से चले जाएं, राइट, दिस इंटरफेस। यानी पैकेट अगर मैंने इस नेटवर्क को भेजना हो तो आपको ये वाला रास्ता इस्तेमाल करना है। ये मैंने खुद कमांड लिख दी, राउटर को बता दिया, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, ये क्या स्टैटिक है, मैं और आप इसको राउटर पे जाके कन्फिगर खुद कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इसका दूसरा तरीका ये होता है कि मैं उसको बता देता हूँ कि आप इस आईपी के थ्रू भी जा सकते हैं, ठीक है। सो मैंने दोनों मेंशन कर दी हैं, एग्जाम में जो भी आती है आप आसानी से एड्रेस कर सकती हैं, राइट। तो स्टैटिक राउटिंग क्या हुई, यू एंड आई मैन्युअली कन्फिगर ऑन राउटर कि इस नेटवर्क तक जाने के लिए ये रास्ता इस्तेमाल करो। राउटर को चूंकि स्टैटिक मैंने ये बता दिया, राउटर यही पाथ यूज करेगा, भले इससे अच्छा को पाथ मिल जाए, लेकिन हमने स्टैटिक कन्फिगर कर दिया है, राउटर उसी को फॉलो करता रहेगा। 26 डायनेमिक राउटिंग अडैप्ट्स टू, देखिए लफ्ज क्या आ गया, डायनेमिक। मैंने कोशिश किया कुछ कॉन्सेप्ट सिमिलर रखूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन भी होती जाए साथ में। अभी हमने कहा स्टैटिक राउटिंग, मतलब मैंने खुद बताया कि इस रास्ते से जाओ। डायनेमिक का क्या मतलब होगा, एक दो क्वेश्चन पीछे हमने भी बात की थी कि राउटर्स एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को कि मेरे पास ये वाले नेटवर्क्स हैं, ठीक है। ये देखिए R1 के पास कौन सा नेटवर्क है, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये दोनों बता रहा है किसको, R2 को। और सिमिलरली R2 के पास ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क है, और उसने इन दोनों को बताया किसको, राउटर 1 को। तो ये डायनेमिकली खुद से एक दूसरे को बताते जा रहे हैं। यही करते हैं हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल्स कि वो खुद से ही एक दूसरे को बता रहे हैं। एक नेटवर्क नया लग गया, उसने दूसरे को बता दिया, हे आई हैव अ न्यू नेटवर्क। दूसरी साइड पे कोई नेटवर्क नया लगा, 2 लगे, 3 लगे, उसने राउटर बी को बता दिया, हे राउटर बी, आई हैव अ न्यू नेटवर्क, प्लीज ऐड दिस टू योर राउटिंग टेबल। अगर आपने यहाँ तक आना होगा तो दिस इज द राउट यू कैन सेंड पैकेट्स टू, राइट। सो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, अगर कोई नेटवर्क ऐड हो रहा है, कोई ड्रॉप हो रहा है, वी कॉल दी टोपोलॉजी चीज। द वे नेटवर्क कॉन्फ़िगर इज कॉल्ड दी टोपोलॉजी। तो कुछ चीजें ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, टोपोलॉजी चेंज हो रही है, और ये डायनेमिकली हो रही है, ठीक है। तो डायनेमिक राउटिंग क्या होगा, इन द टोपोलॉजी चेंज, जो कि राउटर्स डायनेमिकली खुद से प्रोटोकॉल्स के थ्रू एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, हम खुद से कॉन्फ़िगर नहीं करते, बताते नहीं हैं। Routers using their routing protocols, they exchange information at runtime dynamically when there is a change in the topology. ये क्या होगा, डायनेमिक राउटिंग। 27 आर्प मैप्स डैश टू डैश। कोई दो चीजें हैं आर्प मैप करती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्प स्टैंड्स फॉर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो अभी हमने ये बात की थी कि लैन के ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो सारी मैक एड्रेसेस की बेस पे होती है। तो हम तो जबकि कंप्यूटर्स को खुद क्या करते हैं, आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो क्या हुआ कि एक प्रोटोकॉल है जो हमारे मैक एड्रेसेस को हमारे आईपी एड्रेसेस के साथ बाइंड कर देता है और एक टेबल क्रिएट कर देता है। शायद आपने आर्प कैशे टेबल या आर्प टेबल के नाम से एक चीज सुनी होगी, वो आपके मेरे कंप्यूटर सबके ऊपर होता है, ठीक है। वो आप चेक भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाइएगा और ARP स्पेस डैश ए लिखिएगा, आर्प डैश ए, तो वो आपको टेबल दिखा देगा। तो होता क्या बेसिकली, उसके अंदर वो मैप कर लेता है कि जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं जो कि आपकी लैन में एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे आप कम्युनिकेट करते हैं, उनके अगेंस्ट मैक एड्रेसेस के हैं, ताकि फिर पीसी ने अगर दोबारा फ्रेम फॉरवर्ड करना हो या कोई मैसेज सेंड करना हो तो वो फिर थ्रू मैक एड्रेसेस कम्युनिकेशन होती है। एंड वी नो कि स्विच जो है वो उसके पास भी एक टेबल होता है और वो फिर देख लेता है कि जो फ्रेम आ रहा है वो किस डेस्टिनेशन पे जाना है और वो डेस्टिनेशन उस स्विच के किस पोर्ट को लगी हुई है या कनेक्टेड है, तो वो फिर डायरेक्टली फ्रेम फॉरवर्ड कर देता है। तो अगर हम आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करें तो आर्प या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या है, वो हमारे आईपी एड्रेसेस यानी प्रोटोकॉल एड्रेसेस को हमारे हार्डवेयर एड्रेसेस यानी मैक एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो आर्प कन्वर्ट्स आवर आईपी एड्रेसेस टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल या मैक एड्रेसेस। 28 ARP requests are sent as, ARP रिक्वेस्ट जो भेजी जाती हैं वो किस तरह से भेजी जाती हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट या फिर एनीकास्ट। देखिए पहली दफा अगर कंप्यूटर ने किसी को मैसेज भेजना है तो उसके पास उसका मैक नहीं होता। जो भी कंप्यूटर होता है वो नेटवर्क के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज देता है। उससे मतलब क्या होता है कि आई नीड द मैक एड्रेस ऑफ सम मशीन आर दी डिवाइस और कंप्यूटर, और जिसका फिर वो आईपी एड्रेस होता है वो फिर रिस्पॉन्ड करता है।
फॉर एग्जाम्पल इस केस में देखिएगा 10.1.1.3 को मैसेज भेजा गया क्योंकि उसके साथ कोई आगे कम्युनिकेशन भी होनी है और उसका फिलहाल अभी मैक नहीं है इस भाई साहब के पास, ठीक है। तो इन्होंने जब मैसेज भेजा तो वो मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ, देखिए तीनों पीसेस को गया हुआ। इसमें से ये वाला भी ड्रॉप कर देगा क्योंकि उसका आईपी एड्रेस 2 है, और ये वाला भी ड्रॉप कर देगा, उसका आईपी एड्रेस 4 है। ये 3 वाले साहब जो हैं ये रिप्लाई करेंगे, और ये जब रिप्लाई करेंगे तो ये अपना मैक भेजेंगे इन साहब को, जो कि फिर ये अपने आर्प टेबल के अंदर सेव कर लेंगे। और उसके बाद 10.1.1.1 10.1.1.3 का मैक मिलने के बाद फिर डायरेक्टली रैन के ऊपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पहली बार जो आरपी रिक्वेस्ट गई है ये कैसे गई है? ब्रॉडकास्ट, यानी सबको मिली है। हाँ, अलबत्ता जिसका होगा वो आईपी एड्रेस वो मैक वापस देगा। ये बिल्कुल ऐसी बात ही है कि आप क्लास में खड़े होकर कहें कि इरफान अली सुने सब, लेकिन जो इरफान होगा वही आपको जवाब देगा, आपको सिग्नल देगा, इशारा करेगा, या फिर हाँ जी बोलेगा, या फिर खड़ा हो जाएगा। 29 है विच कमांड डिस्प्लेस आर्क टेबल इन विंडोज। ठीक है, तो अभी मैं इससे पहले बात कर रहा था कि आर्क स्पेस डैश ए लिखेंगे तो सिस्टम आपको आपकी आर्क कैशे टेबल या आर्क टेबल डिस्प्ले कर देगा, जिसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे आईपी एड्रेसेस हैं और राइट साइड पे क्या है, फिजिकल एड्रेसेस या मैक एड्रेसेस। ठीक है, तो आर्क टेबल के लिए क्या कमांड होगी? आर्क स्पेस डैश ए। क्वेश्चन नंबर 30, मैक्सिमम आईपी वर्जन 4 डेटाग्राम साइज इज, यानी आईपी जो पैकेट होता है उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है। ठीक है, ये मैं आप पर जानते हैं कि 65,535 बाइट्स तक हो सकता है। ठीक है, मैंने कुछ कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको दिखा भी सकूं। राइट साइड पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो कुछ ये 65,515 ये कुछ इतनी अमाउंट का डेटा होता है, और उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये मिला के जो पैकेट बनता है वो बेसिकली 65,535 बाइट्स का हो सकता है मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 31, बेस्ट एफर्ट डिलीवरी मींस आईपी डैश, यानी एक कॉन्सेप्ट है वो कहता है बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। इसका क्या मतलब है? क्या गारंटी है डिलीवरी की, या फिर लॉस इंश्योर है, यानी जरूर कोई नुकसान होगा, या फिर क्या होगा, मेक्स नो डिलीवरी गारंटी, या फिर रीट्रांसमिट्स लॉस पैकेट। ये जो लास्ट वाला फिनोमेना है ये तो आईपी नहीं करता, ये तो टीसीपी करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको याद आ गया होगा। ठीक है, पैकेट लॉस होता है वो दोबारा भेज देता है। अलबत्ता आईपी ये करता है, वो कहता है मैं कोशिश करूंगा लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेट मी ट्राई माय बेस्ट, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी दोस्त को काम कहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे 100% बताओ। ठीक है, गिव मी 100% श्योरिटी यू विल डू दैट। वो कहता है देखिए मैं आई कैन नॉट गारंटी यू बट लेट मी गिव इट अ ट्राई, मैं कोशिश करके देखता हूँ, आप इत्मीनान रखिए, लेट मी गिव इट अ ट्राई, मुझे कोशिश करने दीजिए। तो इट्स अटेम्प्ट बट इट डज नॉट गारंटी। तो आईपी भी क्या करता है, वो बेस्ट एफर्ट डिलीवरी, वो कहता है मुझे अपनी कोशिश करने दीजिए, मैं 100% तो नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता आईपी लेयर 3 पे होता है, लेयर 4 के ऊपर जो है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है जिसको टीसीपी आप कहते हैं। आईपी से अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो फिर टीसीपी उसको हैंडल कर लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, रिलायबिलिटी इज प्रोवाइडेड मेनली बाय, तो अभी हमने ये बात की थी ना कि रिलायबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है कि पैकेट लॉस ना हो, पैकेट ड्रॉप ना हो, तो हमारा लेयर 4 का बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है टीसीपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। होता क्या है, देखिएगा जरा फोकस कीजिएगा। पैकेट 1 को भेजा गया और पैकेट 1 यहाँ पे पहुंचा डेस्टिनेशन के पास, लेकिन पैकेट 1 की वापस एक्नॉलेजमेंट क्या हुई है, लॉस हुई है, यहाँ पे नहीं पहुंच सकी किसी वजह से। ठीक है, यहाँ पे नहीं पहुंची। अब एक खास टाइम तक पीसी 1 जो था उसने वेट किया, उसने कहा एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, इसका मतलब यह है कि पैकेट 1 मिला ही नहीं है। कोई बात नहीं, वो कहेगा कि मैं पैकेट 1 दोबारा भेज देता हूँ। अब रिसीवर 1 ने क्या किया, दोबारा यहाँ पे टाइम आउट से पहले रिप्लाई दे दिया। उसने कहा जी आई कंफर्मिंग के पैकेट आ गया। उसने कहा चले वेरी गुड, लेट मी सेंड द पैकेट 2, और उसके बाद फिर पैकेट 2 भेजा गया और दिस गोज ऑन। ठीक है, तो ये क्या है, एक रिलायबल कम्युनिकेशन है जिसमें टीसीपी इंश्योर कर रहा है कि पैकेट रिसीव हो जाए, और नहीं होता तो फिर दोबारा भेजता है। सो दिस इज डन बाय टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो सी ऑप्शन यहां से हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, CIDR नोटेशन ऑफ /24 मीन्स, ये कोई CIDR एक नोटेशन होती है जिसे हम कहते हैं क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, आप क्लास ए के जो एड्रेसेस हैं उनको /8 लिखते हैं, क्लास बी के जो एड्रेसेस होते हैं उनको आप /16 लिखते हैं,
सी वालों को /24 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आप पहली 1, 2 और 3 बाइट्स नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए छोड़ते हैं या रिजर्व करते हैं, राइट। तो इसमें पूछा गया है कि जो /24 है उसका क्या मतलब होता है। ये देखिए एक एड्रेस हमने दिखाने की कोशिश की है, उसमें अगर आप देखिए तो जो पहली 3 ऑक्टेट्स हैं या पहली 3 बाइट्स हैं वो आपने रिजर्व कर ली हुई हैं या ले ली हैं, किसके लिए, नेटवर्क्स के लिए। यही क्लास सी होती है ना, कि पहली 3 जो बाइट्स हैं या 3 ऑक्टेट्स हैं वो आप नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन या नेटवर्क नंबर के लिए लेते हैं, और जो लास्ट 4 बाइट होती है आईपी वर्जन 4 एड्रेस की हमारे पास होस्ट की बिट्स को जाहिर करती है। तो CIDR नोटेशन जो /24 होगी उसका क्या मतलब होगा कि हमने 24 बिट्स किसके लिए लिए, नेटवर्क नंबर के लिए, नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसको प्रीफिक्स भी कहा जाता है। 34 डिफॉल्ट सबनेट मास्क ऑफ क्लास सी इज। तो अभी हम बात कर रहे थे कि क्लास सी में क्या होता है, आप पहली 3 ऑक्टेट्स या 3 बाइट्स जो हैं वो रिजर्व करते हैं नेटवर्क के लिए। 3 बाइट्स आईपी वर्जन 4 एड्रेस में से लेफ्ट साइड के जो पहले वाले लिए हैं नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन या प्रीफिक्स के लिए, तो उसके रेलेवेंट जो पहली 3 बाइट्स होंगी सबनेट मास्क की वो भी क्या होंगी, ऑन, और अगर वो ऑन करें बाइनरी 1 सारे तो वो क्या बनते हैं 255.255.255। दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 द प्राइवेट क्लास ए एड्रेस रेंज इज। तो आपने कुछ क्लास ए, बी और सी के प्राइवेट एड्रेसेस भी पढ़े हुए हैं। तो प्राइवेट एड्रेसेस वो एड्रेसेस होते हैं या आईपी एड्रेसेस होते हैं जो मैं और आप घर में या ऑफिस में लोकल एरिया नेटवर्क जब क्रिएट करते हैं तो कंप्यूटर्स को असाइन किया जाता है। तो क्लास ए पूछा गया है, तो क्लास ए हमें पता है उसके जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं वो इस रेंज में आनी चाहिए, क्लास ए की जो रेंज है उसमें आनी चाहिए, यानी 1 से लेकर 126 तक। और वो रेंज भला कौन सी बनती है, 10.0.0.0 वाली। अगर आपको वैसे ही याद है तो भी अच्छी बात है, वरना अगर आपको क्लास रेंज याद है कि क्लास ए की रेंज कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है तो भी आप क्लू ले सकते हैं कि ये ऑप्शन सी ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फॉर क्लास सी आईपी सबनेट व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट इन ए /26 सबनेट। थोड़ा सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, मैं कोशिश करता हूँ उसको थोड़ा आसान करने की। देखिए पूछा गया है कि अगर आपके पास क्लास सी का कोई एक नेटवर्क हो या सबनेट हो, सबनेट मतलब आप बड़े नेटवर्क्स में से छोटे छोटे टुकड़े बना लेते हैं। अब हमसे जो पूछा गया वो ये है कि अगर आपके पास एक क्लास सी का एड्रेस हो और उस क्लास सी के एड्रेस में क्या यूज हुआ हो, /26। इस /26 के बाद आपके उस एक सबनेट में जो बनेगा कितने होस्ट आप मजीद उसमें अलाउ कर सकेंगे या बन सकेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि आपके पास ये क्लास सी का एक एड्रेस है। इस क्लास सी के एड्रेस में आमतौर पे आपके पास ये जो पहली 3 ऑक्टेट्स या बाइट्स होती हैं ये किसके लिए होती हैं, नेटवर्क के लिए। तो बाकी आपके पास ये चौथी बाइट बनी, इसका मतलब ये नंबर ऑफ होस्ट बिट्स 8 है, तो 2 की पावर 8 आप करेंगे तो आपके पास 256 होस्ट लग सकते हैं। अगर आप नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट निकाल दीजिए तो 2 माइनस करके 254 इतने होस्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन /26 का मतलब क्या होगा, इस 24 के साथ जो 2 बाइट हैं और ये आपने बारो कर लिए होस्ट के बिट्स में से, तो 24 + 2 कितने बन गए, 26। अब आपके पास यहाँ पहले 8 थे, अब 8 में से 2 निकल गए तो बाकी कितने रह गए आपके पास, जहरी बात है यहाँ पे 6 बिट्स रह गई। तो 6 बिट्स का मतलब क्या होगा कि आपको 2 की पावर 6 - 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास होस्ट बिट्स कितनी रह गई हैं, 6। सफिक्स 8 था पहले और सफिक्स जो है वो 8 से कम होके 6 रह गया। 2 बिट्स आपने प्रीफिक्स को देनी है। प्रीफिक्स पहले 24 था, बाय डिफॉल्ट आपने 2 बारों करके उसको देके /26 बना दिया। तो अब 6 बिट्स जो बाकी बची हैं उनको अगर आप फार्मूला में डालें 2 की पावर n - 2 वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स इन दी सफिक्स, तो ये कितना बनेगा, 62। तो यहां से हमारी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, which address cannot be assigned to a host। एक होस्ट कंप्यूटर या एक डिवाइस को कौन सा एड्रेस असाइन नहीं किया जा सकता। एक मिसाल लेते हैं, हमारे पास ये कोई एक नेटवर्क है जो कि 1.1 से लेकर 1.255 तक है, ठीक है, ये क्लास सी का एड्रेस है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कि इस बड़े नेटवर्क के अंदर या इस क्लास सी के गिवन एड्रेस में या स्पेस में जो पहला जो एड्रेस होगा वो क्या है, 1.1, यानी 192.168.1.1। ठीक है, ये 1 गलती से यहाँ टाइप हो गया, फॉरगिव मी। तो ये पहला एड्रेस है।
राइट। इसी तरह दूसरा होगा 1.2, तीसरा होगा 1.3, ये करते 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 आप 254 तक चले जाएंगे। 255 जब आप करेंगे तो इसका मतलब होगा ऑल बाइनरीज वन, और ऑल बाइनरी वंस आपने पढ़ा हुआ है वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। सो ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस होता है वो आप किसी होस्ट को या किसी मशीन को, किसी कंप्यूटर को एड्रेस नहीं कर सकते, बल्कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो एड्रेस होता है कि अगर उस पे पैकेट जाए तो उस नेटवर्क में सारे डिवाइसेस के लिए जाना होता है। जैसे कि डीएचसीपी का पैकेट हो सकता है कि डीएचसीपी सर्वर को ढूंढते हुए कोई मशीन जब डीएचसीपी ब्रॉडकास्ट भेजती है तो वो पूछ रही होती है कि बेसिकली इस नेटवर्क के ऊपर कोई डीएचसीपी है, आई नीड लीज आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे 255 ये ऐसा आईपी एड्रेस है जो किसी होस्ट को असाइन नहीं किया जा सकता। तो असल में तो ये क्या बना हमारा लास्ट वाला, ठीक है। तो पहला साइन किया जा सकता है, दूसरा तीसरा अलबत्ता सारे, जबकि उस नेटवर्क का जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो किसी होस्ट या राउटर, कंप्यूटर, स्विच, किसी चीज को असाइन नहीं किया जा सकता, उस नेटवर्क का वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। 38 पैकेट ट्रेसर इज ए डैश टूल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पैकेट ट्रेसर किस तरह का सॉफ्टवेयर है। क्या ये ग्राफिकल एडिटिंग के लिए यूज होता है? बिल्कुल नहीं। नोटपैड की तरह है? बिल्कुल भी नहीं। स्प्रेडशीट एक्सेल है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये क्या, नेटवर्क सिमुलेशन है। सिमुलेशन क्या होती है कि मैं और आप वो काम जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो सिमुलेशन से कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते, कॉस्टली हैं, चीजें अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सिमुलेशंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। सिमुलेशन क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ अ मिमिक ऑफ अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन बट इन एन एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर। तो हम ये तो नहीं कर सकते ना कि मार्केट जाएं, सारे स्विचेस राउटर्स खुद खरीद के लाएं लाखों रुपए के, और उसके बाद फिर सारा कुछ जो है उसको सेटअप करके देखें ये नेटवर्क अच्छा ऐसे काम करता है, सही है। आई कैन नॉट अफोर्ड, मे बी यू कैन अफोर्ड दैट। और हम एक रियल वर्ल्ड जो सिचुएशन होती है उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं इन आर दोज एप्लीकेशंस, और ये दुनिया भर में बहुत जगह यूज होती है। तो सिमुलेशन क्या है? एक एनवायरनमेंट है जो कॉपी क्रिएट हो रहती है, मिमिक्री है ऐसा रियल वर्ल्ड सिचुएशन, बट एक लेस कॉस्ट के ऊपर, एक फीजिबल टाइम में और बड़ी आसानी के साथ। तो पैकेट ट्रेसर क्या है? एक नेटवर्क सिमुलेशन है, ठीक है। हम एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं एट नो कॉस्ट विद इन फ्यू सेकंड्स विद अवेलेबल डिवाइसेस एंड कॉन्फ़िगरेशंस, एंड वी कैन एक्सपेरिमेंट विद दैट। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट ऑपरेटिंग मोड ऑफ द पैकेट ट्रेसर। ये पैकेट ट्रेसर का इनमें से गिवन में से ऑपरेटिंग मोड कौन सा है? अच्छा, ऑपरेटिंग मोड मतलब जब वो काम कर रहा होता है, चीजें काम कर रही होती हैं, ठीक है ना, ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो ऑपरेशन जब परफॉर्म हो रहे होते हैं बेसिकली, तो वो क्या, रियल टाइम में परफॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। जो बाकी गिवन है ना, लॉजिकल और फिजिकल, आपको शायद लगे कि ये भी कुछ पैकेट ट्रेसर में चीजें हैं, तो ये ऑपरेटिंग मोड नहीं है, बल्कि ये क्या है, वर्क स्पेसिस। आपके पास लॉजिकल वर्क स्पेस होती है, आपके पास फिजिकल वर्क स्पेस होती है, अलबत्ता ये इंटरनल टाइम की कोई चीज पैकेट ट्रेसर में नहीं होती, ठीक है, जस्ट मिसलीडिंग है। तो द राइट ऑप्शन इज बी, रियल टाइम। Question number 40. Which of the following is a suitable options to ensure that the devices are working on the right network? कौन सी ऐसी चीज है जो इस चीज को मेक श्योर करती है, इस चीज का तसल्ली करती है इस बात की कि डिवाइसेस जो हैं वो सही नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं? तो आईपी एड्रेसेस एक ऐसी चीज है जो किसी नेटवर्क में इस बात को इंश्योर करती है कि एक डिवाइस जो है वो जिस नेटवर्क पे होना चाहिए उसी के ऊपर है, या राइट नेटवर्क के ऊपर है। So configuring the right IP address will make sure a machine, a device is working on a designated or required desired या फिर right network। तो ऑप्शन सी यहाँ हमारी करेक्ट है। Question number 41. In the packet tracer, to configure the IP address on a switch or a router, which tab is selected or used? यानी पैकेट ट्रेसर में एक डिवाइस, चाहे वो स्विच हो या फिर राउटर हो, उसका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए कौन सी ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं, कौन सा टैब यूज करते हैं? तो मेरा ख्याल है आपने 12 इसकी प्रैक्टिस की होगी। कॉन्फ़िग के ऊपर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर जाके आप सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं। सो यू फर्स्ट क्लिक ऑन द कॉन्फ़िग, चाहे वो स्विच हो चाहे फिर राउटर हो, एंड देन यू सेट अप एवरीथिंग राइट फ्रॉम देयर। क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following is not a type of medium? मीडियम क्या होता है? जब कोई डेटा ट्रांसफर किया जाता है नेटवर्क की जुबान में एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, तो वो जिस वास्ते से जाता है, जिस सोर्स से जाता है, वो क्या कहलाता है? मीडियम। मिसाल के तौर पे जो हमारे मोहल्ले में केबल प्रोवाइडर है, वो और मेरे घर के दरमियान जो टीवी लगा हुआ, यानी मेरे घर में जो टीवी लगा हुआ, उसके दरमियान जो मीडियम है वो क्या होगा? कोएक्सियल केबल, क्योंकि उधर से केबल आ रही है, ये क्या हुआ? मीडियम।
तो नेटवर्क की ज़बान में मीडियम क्या हुआ कि सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो तार, जो केबल, जो सैटेलाइट है, जो वास्ता है, जो सोर्स है, जिसके थ्रू डेटा भेजा जा रहा है, वो क्या हुआ? मीडियम। तो हमारा ट्विस्टेड पेयर भी मीडियम होता है, कोएक्सियल केबल भी मीडियम होते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल भी मीडियम होता है। जबकि ये एटमॉस्फेयर एक आम जेनेरिक लफ्ज़ है जो हम फिज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कोई मीडियम नहीं होता। जब हम बात करते हैं ना माइक्रोवेव्स की, सैटेलाइट्स की, तो बेसिकली वो सिग्नल्स होते हैं। अगेन वो एटमॉस्फेयर नहीं होता। एटमॉस्फेयर तो जेनेरिक वर्ड है, राइट? कहीं आप सोच रहे हो नहीं वो तो कनेक्शन लेस चीजें चलती हैं, बिल्कुल होती हैं, बट दोज आर वेव्स। चाहे सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, कोई ना कोई चीज है, बट दैट इज नॉट द एटमॉस्फेयर। 43. Which of the following devices receive a weak signal and transmits it with a higher power? We have already discussed this in the first or second question, I believe. This is repeater, right? यानी एक जगह से डेटा भेजा गया और दरमियान में कई मैक्सिमम लेंथ तक उस ट्रांसमिशन मीडियम के पहुंच गया और वीक हो गए सिग्नल्स, और उसके बाद भी रिक्वायर्ड डिवाइस के जो उनको दोबारा रीस्ट्रेंथन कर दे, रिफाइन कर दे, refresh कर दे, so those weak signals can be amplified and then sent across another distance to server or any other network. तो वो devices क्या कहलाएंगे? Repeaters. ठीक है? They repeat the signals. They re-strengthen, refine or refresh. तो C option is the correct form here. 44. Which of the following is not a routing protocol? अभी हमने बात की थी कि RIP, EIGRP और OSPF ये क्या हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, जो रास्ता बताते हैं, ठीक है। इसको जीपीएस के साथ जोड़ दीजिए। A Google Map or a GPS is kind of routing protocol. It is telling you which path you should select to go from one place to the other. जबकि IP क्या है? Routed protocol है. It's just like a car that is taking the actual person, that is taking or carrying the actual data in itself. हमने आईपी पैकेट भी देखा था। सो हमारे जो बाकी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे हमने बात की EIGRP, RIP, OSPF, इवन IS-IS, तो ये सारे क्या हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। बट द आईपी वर्जन 4 और सिंपली व्हेन वी मेंशन इट, तो आईपी इज routed protocol. It's not routing protocol. Question number 45. Which of the following tools capture and decodes the network frames at the traffic? नेटवर्क है, वहां पे कुछ ट्रैफिक आ रही है, एवरी नो एंड देन, इवन एवरी सेकंड वी आर सेंडिंग समथिंग और वी आर रिसीविंग समथिंग। तो हमारे पास एक टूल है, बहुत अच्छा, आपने भी नाम सुना, बल्कि एक्सटेंसिवली यूज भी किया होगा, दैट इज वायर शार्क। वायर शार्क, दिस टूल हेल्प्स अस कि आप नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से सर्वर से, किस आईपी एड्रेसेस से, किस मैक एड्रेसेस से आपको डेटा भेजा जा रहा है या आपको आ रहा है, और किस डेस्टिनेशन पे आप अपने पैकेट्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। ठीक है, आसान एक्सपेरिमेंट आप कीजिए, वायर शार्क को ऑन कर लीजिए, इंटरनेट आपका कनेक्टेड होना चाहिए, और सिंपली कुछ भी नहीं कीजिए, सिर्फ यूट्यूब ब्राउज कर लीजिए, google.com खोल लीजिए, ठीक है, न्यूज़पेपर समथिंग, कोई एक वेबसाइट खोल लीजिए, और उसके बाद देखिएगा कि फिर उसके बहुत सारी ट्रैफिक जो है वो जनरेट हो रही है, कुछ आपकी तरफ आ रही है और कुछ जो है वो आप भेज रहे होंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि किस नोयत की ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे आप भेज रहे हैं या फिर आपको आ रही है। ठीक है, द HTTP इज प्रीटी कॉमन, दैट इज वेब ट्रैफिक, जो कि आप इंटरनेट पे बहुत कुछ सर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अगेन डीएनएस की भी कुछ ना कुछ है, और डीएनएस आपको चाहिए होता है जब आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हिट करते हैं, योर कंप्यूटर डज नॉट नो द आईपी एड्रेस, सो द रिक्वेस्ट गोज टू द डीएनएस, और वहां से फिर आपको आईपी एड्रेस मिलता है। इसी तरह टीसीपी अगेन लेयर 4 के ऊपर जो प्रोटोकॉल है वो मेक श्योर कर रहा है कि आपका डेटा जो है वो डेस्टिनेशन तक एरर फ्री, लॉस फ्री जो है वो डिलीवर होना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें हो रही है। यू कैन एक्सपेरिमेंट योरसेल्फ विद वायर शार्क। 46. In Windows 7 or Windows 10, which of the following option is used to assign or change computer's IP address? विंडोज 7 में या विंडोज 10 में बड़ा आसान है कि आप और मैं कभी जरूरत पड़े अगर हमें, तो हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस चेंज करते हैं। तो प्रीटी सिंपल है कि हम लोग कंट्रोल पैनल में जाते हैं और उसके बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शंस, उसके ऊपर क्लिक करते हैं, और उसके बाद फिर अपनी जो आईपी एड्रेस है उसको हम चेंज कर सकते हैं अगर हमें डिजायर्ड हो। यूजुअली हम लोग DHCP बेस्ड होते हैं, लेकिन अगर आपने कहीं केबल प्रोवाइडर से इंटरनेट लिया हुआ है और आपको कोई स्टैटिक आईपी एड्रेस मिला हुआ है, तो उन्होंने आपके कंप्यूटर पे कॉन्फ़िगर किया होगा, या अगर आपको कहते हैं वो, तो आप कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द आईपी एड्रेस ऑफ ए सिस्टम यूजिंग द नेटवर्क एंड शेयरिंग ऑप्शंस इन द कंट्रोल पैनल।
Question number 47. In the ARC header, the size of the sender's MAC address field is. ARC मैसेज जो है उसके अंदर एक हेडर होता है, उस हेडर के अंदर जो फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस है जो कंप्यूटर ARC मैसेज भेज रहा है वो कितने बाइट्स का होता है. सो यू कैन क्लियरली सी दिस इज सोर्स आर सेंडर मैक एड्रेस और ये कितने बाइट्स का है, 6 बाइट्स का है. ठीक है, सो आंसर सी या ऑप्शन सी इज करेक्ट फ्रॉम हियर. Question number 48. Which of the following is the valid distribution for a class A IP address? क्लास A का जो IP एड्रेस होगा उसकी वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी उसका प्रीफिक्स कितने बाइट्स का होगा और सफिक्स कितने बाइट्स का होगा. या मैं दूसरे लफ्ज़ में कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ उसके अंदर कितने बाइट्स की नेटवर्क नंबर होगा या नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और कितने बाइट्स की होस्ट की बिट्स होंगी. ठीक है, तो वी नो फॉर क्लास ए जो पहली 8 बिट्स होती हैं या पहली बाइट होती है वो किसके लिए होती है भला, वो हमारे नेटवर्क के लिए होती है. और जो बाकी की 24 बिट्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं, होस्ट के लिए होती है, यानी सफिक्स के लिए होती हैं. तो इसका मतलब कि पहली 8 बिट्स या एक बाइट नेटवर्क के लिए और बाकी 24 बिट्स या 3 बाइट्स वो किसके लिए हुई, होस्ट के लिए या सफिक्स के लिए. तो ऑप्शन ए यहां से हमारी करेक्ट लग रही है. दिस इज ए वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास ए आईपी एड्रेस. All right, we have question number 49. Routers operate at which layer of OSI model? तो मेरा ख्याल है बहुत आसान है, क्विकली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा. इससे पहले हमने देखा भी है कि रिपीटर्स या हब जो हैं वो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं या यूज होते हैं. स्विच जो होते हैं हमारे वो नॉर्मली लेयर 2 या डेटा लिंक लेयर पे होते हैं. और राउटर्स चूंकि आईपी एड्रेसेस के साथ काम करते हैं और आपको पता है आईपी एड्रेसेस कहाँ साइन होते हैं या कहाँ काम करते हैं, लेयर 3 के ऊपर. और लेयर 3 हमारी क्या है, नेटवर्क लेयर होती है. ठीक है, तो यहाँ से हमारी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि राउटर्स दे ऑपरेट एट लेयर 3 यहाँ पे नेटवर्क लेयर. एंड फाइनली हियर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following is a correct formula to find the total number of hosts per subnet in a class B? तो हमें पता है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट फाइंड करनी हो तो हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है, 2 की पावर n. -2 कर लें तो बहुत अच्छी बात है, उसमें से नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट है वो निकल जाता है, बट एनीवेज यू कैन स्टिल कंसिडर इट. तो जो 2 की पावर n है ये असल में आपको बता देगी कि कितने नंबर ऑफ होस्ट आईपी एड्रेसेस या कितने होस्ट जो है वो आप अकोमोडेट कर सकते हैं. अब पूछा गया है क्लास बी के लिए, तो क्लास बी आपको पता है क्लास बी में नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी होती हैं भला, ये दिखेगा क्लास बी है और क्लास बी में नंबर ऑफ होस्ट बिट्स कितनी होती हैं, 16. तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर 16 - 2 ये क्या होगा, नंबर ऑफ होस्ट इन दी क्लास बी एड्रेस. राइट, अगर आप ये 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे से गुजार लिए तो आई कैन अश्योर यू कि आपका जो एमसीक्यूज वाला सेक्शन है यू विल बी गेटिंग 100% आउट ऑफ दैम इंशाल्लाह. And I really appreciate that if you are seeing this slide, because that really shows you are interested and you are committed and you are dedicated. माशाल्लाह. ठीक है, चले बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, really appreciate your effort and time. और जाते जाते बस ये गुजारिश करूँगा कि I try to put the content up to your expectations, लेकिन फिर भी मैं भी इंसान, कुछ कमी रह जाती है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ बट कुछ आइडियाज़ है जो शायद डिलीवर ना कर पाए हूँ. तो प्लीज़ डू लेट अस नो कि क्या चीज़ है जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं. योर कमेंट्स, सजेशन एंड फीडबैक विल डेफिनेटली हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर कंटेंट. इसकी प्रेजेंटेशन, डिलीवरी या कोई चीज़ भी और इम्प्रूव की जा सकती है. द आइडिया इज़ टू हेल्प यू, एम्पावर यू, एजुकेट यू एंड एलिवेट यू इन योर एकेडमिक जर्नी एट VU स्पेशली. ठीक है, लास्टली जाते जाते आपके लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिरार करे, आपको खैरियत से रखे और आपके लिए ढेरों आसानियाँ फरमाए. कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा. इंशाल्लाह 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स के सब्जेक्टिव पार्ट में आपसे ज़रूर बात होती है और उसमें इंशाल्लाह हम कुछ करेंगे. 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो उनको थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करें ताकि यू विल बी गेटिंग A+ इंशाल्लाह इन दिस सब्जेक्ट. चले दोबारा आपसे बात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, खुदा हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम.